कहिए ना केवल बाबू, वो खुशखबरी क्या है? क्या ये सच है निम्मी? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो? अपने दिल से पूछिए केवल बाबू। पूछ चुका हूँ अपने दिल से। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात कर रहे हैं द फेमस लव अफेयर ऑफ राज कपूर एंड नरगिस। है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इतना। इस लव स्टोरी की अगर बात की जाए तो ये एक इजी लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि राज कपूर ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी शादी हो चुकी थी कृष्णा राज कपूर से और उनके बच्चे भी थे। वहीं अगर नरगिस की बात करें तो नरगिस उनकी हीरोइन थी और नरगिस उनको पहली बार दिखी थी जब वो छोटी सी लड़की थी 14 साल की, और राज कपूर अपनी पहली फिल्म की शुरुआत कर रहे थे, यानी आग मूवी बना रहे थे। तब उन्होंने नरगिस को पहली दफ़ा देखा था और देखते ही उनको प्यार करने लगे थे। और जहाँ तक बात रही नरगिस की, तो नरगिस भी राज कपूर को अपना दिल दे बैठी थी। उन दोनों ने काफ़ी सारी फिल्मों में साथ काम किया और उन दोनों की जोड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि रशिया में भी बहुत पॉपुलर मानी जाती है। यहाँ तक कि रशियंस में वहाँ बहुत क्रेज़ था उनकी कपल का। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये राज कपूर और नरगिस का नहीं है, बल्कि बॉबी मूवी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का है। मगर ये जो सीन है ये इंस्पायर्ड बिल्कुल उसी मुलाकात से है जो राज कपूर की नरगिस के साथ पहली दफ़ा हुई थी। यानी कि ये बिल्कुल सीन वही वाला उन्होंने रखा है जिस तरीके से वो नरगिस। राज कपूर की पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। बोला ना। आप यहाँ? मैं और कहाँ होंगी? मगर तुम? जी वो आंटी यही रहती है। वो साल था 1946 और राज कपूर आग मूवी बनाने की शुरुआत कर चुके थे। कहिए ना केवल बाबू, वो खुशखबरी क्या है? क्या ये सच है निम्मी? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो? अपने दिल से पूछिए केवल बाबू। पूछ चुका हूँ अपने दिल से। क्या कहता है? कहता वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो कहता राजन बाबू तुम्हें। राजन बाबू? हाँ निम्मी, उनकी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी, उनके गीत तुम्हारे बिना सुनसान हैं। लेकिन मेरे गीत कितने सुनसान हैं, आप क्या जाने। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, आपको क्या मालूम। राजन बाबू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें खूब जानता हूँ। निम्मी मुझ में क्या है जो राजन बाबू में नहीं? मैं नहीं जानती आप में क्या है, सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उनके पास ऐसा सुंदर मुखड़ा नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल नहीं। निम्मी उनके पास सोने जैसी आत्मा है। आत्मा? सोने जैसी आत्मा? आप तो कहते थे राजन बाबू शरीर के पुजारी हैं और मैं आत्मा में झांकना चाहता हूँ। केवल बाबू, एक बार तो मेरी आत्मा में भी झांक कर देखा होता। शूटिंग के लिए राज कपूर एक स्टूडियो ढूंढ रहे थे और उन्हें मालूम हुआ कि जदन भाई यानी कि नरगिस की माँ स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट बना रही थी। राज कपूर के दिल पर नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का असर बेहद गहरा था। इस मुलाकात का राज कपूर की जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम था कि 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। मैं आपके लिए ये लाया था। बड़ी तकलीफ थी आपने। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कहिए पंडित जी कैसे हैं? राज तो नरगिस के दीवाने हो चुके थे, लेकिन पहली मुलाकात में राज के बारे में नरगिस ने क्या सोचा था? लेखक टी.जे.एस. जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस के मुताबिक इस पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया, नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था।
उस रोज राज कपूर नरगिस को अकेले घर में पाकर घबरा गए और फौरन वापस आ गए। लेकिन नरगिस से मुलाकात का यह असर था कि नरगिस के घर से वो सीधे इंदर राज आनंद के घर पहुंचे, जिन्होंने फिल्म आग की स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने अपने लेखक से कहा कि उस स्क्रिप्ट में वो किसी तरह नरगिस का रोल भी जोड़ दें, क्योंकि अब वही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेंगी। भाई पता भी तो चले तुम्हारी हीरोइन है कैसी। मेरी हीरोइन एक लड़की, ओस की बूंद की तरह मासूम, पहाड़ी नदी की तरह चंचल, जो रोए तो समंदर की छाती फट पड़े, जो हंसे तो अपने साथ दुनिया को हंसा दे। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मदिरा हो, आवाज में संगीत और चाल में जादू। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से बहुत पसंद करने लगे थे और नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम से कहा था कि अब मेरे साथ तरोताज़ा दिखने लगा है। फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के और भी करीब आ गए। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक बरसात मूवी की शूटिंग के दौरान वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और जब राज कपूर का बैनर पैसों से खाली हुआ तो नरगिस ने अपनी सोने की चूड़ियां तक बेच के उनकी मदद के वाकई नरगिस राज कपूर का एक बैनर था, वो एक साझेदार थीं। इसी मूवी की शूटिंग के दौरान नरगिस की मां जतन बाई भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बरसात का ये फेमस सीन जो कि आरके बैनर का लोगो भी बन गया था बाद में। इस वक्त जिस तरह तुम इस वायलिन की तरह मेरे हाथ में आ गई हो, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। नरगिस से मिलने से पहले ही राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और इन दोनों के अफेयर का इनकी बीवी कृष्णा कपूर को भी अच्छी तरीके से मालूम था और शुरुआत में इनके घर में काफ़ी हंगामा भी हुआ था इसे लेकर। लेकिन कहते हैं कि राज कपूर ने अपनी फैमिली को इस बात का यकीन पहले ही दिला दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बीवी कृष्णा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक कृष्णा राज कपूर पलंग पर लेट जाती, रेडियो चलाती और उस पर गीत बजता, आजा रे अब मेरा दिल पुकारे। वो कहती, मैं वो थी जिसके लिए ये गाना होना चाहिए था। मैं पलंग पर लेट जाती और यही सोचती रहती कि शायद आज वो घर आएंगे। देखो पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट देंगे। अच्छा जी, ये लो। बेबी तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। राज कपूर को भूल जाओ, अपना कामकाज करो, मेहनत करो, शादी करके अपना घर संसार बसाओ। क्यों इस चक्कर में बैठी? बेबी बचपना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? मुझे शादी पर नहीं, मगर तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस पे एतराज। इस बात को लेकर अख्तर हुसैन और नरगिस के बीच कई बार जबरदस्त बहस हुई, लेकिन नरगिस को राज कपूर के अलावा जैसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे हंगामों से परेशान होकर नरगिस ने एक नया घर ले लिया और उनके कामकाज में उनके भाई का कोई हाथ नहीं रहा। वहीं राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन राज कपूर और नरगिस का रिश्ता जारी रहा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम, बैठ जाओ।
साल 1951 में आवारा रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये वो फिल्म थी जिसने एक निर्देशक और अभिनेता के तौर पर राज कपूर को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त शोहरत दिलाई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। नरगिस के इस फैसले से उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा असर हुआ। जहां पहले नरगिस के नाम का इंडस्ट्री में डंका बजता था, वहां पे अब काम के नाम पर नरगिस के हाथों में सिर्फ श्री 420 रह गई थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने में भी अभी काफ़ी वक्त था और नरगिस बैठकर सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार ही करती रहती थी। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक अब नरगिस को भी इसका एहसास होने लगा था कि उनका फिल्म में रोल बहुत कम है और उनके आसपास के लोगों ने भी उन्हें ये कह दिया था कि अब राज कपूर की फिल्मों में ज़्यादा किरदार हमेशा हीरो का ही होता है, हीरोइन का नहीं। 1954 में राज कपूर और नरगिस साथ में सोवियत संघ गए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। द कपूर्स की लेखिका मधु जैन को दिए गए एक बयान में अभिनेता देव आनंद ने उस दौर को याद करते हुए कहा, मैं राज कपूर को ज्यादा अच्छी तरह तब जान पाया जब हम लोग 6 हफ्तों के लिए सोवियत संघ में रहे थे। वो 1954 का पहला शिष्टमंडल था। हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ खाया पिया। राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे थे। जहां कहीं भी हम गए, लोग पियानो पर आवारा हूँ बजाते। कई बार राज कपूर जरूरत से ज्यादा पी लेते और उन्हें बिस्तर से खींचकर निकालना पड़ता। हम सब उनका इंतजार करते रहते और फिर दौड़ भाग करके नरगिस उन्हें तैयार करती। सोवियत में राज कपूर की तो जम के आवभगत हुई, लेकिन वहीं पे नरगिस का वेलकम वैसा नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोच रखा था और इससे नरगिस को काफी बड़ा झटका लगा। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के भाई उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि राज कपूर अब उनको अपनी फिल्मों में छोटा किरदार देते हैं और जब नरगिस का मॉस्को जाना हुआ तब उनको इस बात का यकीन हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई उनके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा था। सब यही समझ रहे थे कि वो राज कपूर की बीवी मिसेस कपूर हैं, जिसकी वजह से नरगिस के दिल को बहुत तकलीफ हुई और वहीं से इस रिश्ते की एंडिंग की शुरुआत हुई। नरगिस को अब अपने फ्यूचर के लिए एक डर सा लगने लगा था और वो राज कपूर और अपने रिश्ते को नाम देना चाह रही थी। सिमी गरेवाल से उन्होंने कहा, मैं किसी और के बच्चों को अपना बच्चा मानते मानते थक चुकी हूँ। मुझे अपना घर चाहिए। मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, आपको क्या मालूम। इस बारे में सोचकर नरगिस बदहवास रहने लगी और फिर इसी उलझन का हल ढूंढने के लिए नरगिस उस वक्त के बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। वही मोरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं उस समय मोरारजी देसाई हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर ये सलाह मांगी कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए पहले से शादीशुदा शख्स दोबारा शादी कर सके। तुमने तो कानून पढ़ा है। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। लेकिन जैसा मेरे दिल में कानून नहीं पड़ा। कुल मिलाकर इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। साल 1955 फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और राज कपूर नरगिस की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। खासतौर पर इन दोनों पर फिल्माया गया ये गीत अमर हो गया।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राइटर किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस मूवी में नरगिस का रोल बहुत डी ग्लैमराइज था, जिसकी वजह से नरगिस अपने रोल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि उनका रोल भी बहुत छोटा था, जिसकी वजह से अब उनको लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है बाकी बैनर्स की मूवीज़ को रिजेक्ट करके, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी राज कपूर के साथ किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। तो अब उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा। बेटियों खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास गई और उनसे कहा, मुझे काम दिलवाइए। भाई की कोशिशों से आखिरकार नरगिस को कुछ फिल्में मिल गईं और इन फिल्मों को साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं, जैसा कि वो अब तक पूछती आई थी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन नरगिस जैसे नींद से जाग उठी थी। मुझे मालूम न था कि मेरी मोहब्बत को तौर की तराजू में तोला जाएगा। ये बात नहीं है राज, जवाब क्यों नहीं? मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास मोटरें और बंगले तो नहीं, मगर एक मोहब्बत भरा दिल जरूर है। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई आर.के. बैनर की फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस सिर्फ फिल्म के आखिरी सीन में नजर आती हैं और पानी के लिए भटक रहे प्यासे राज कपूर को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती हैं। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और इन्हीं कोशिशों के दौरान उनके सामने आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार रोल, वो फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। जाए जो दरिया घटती जाए रे, मदिया घटती जाए रे। वो फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान नरगिस का करियर और जिंदगी दोनों बदलने वाले थे। 1980 में राइटर सुरेश कोहली को एक इंटरव्यू में राज कपूर ने ये बताया, उसने मुझे दोबारा धोखा दिया। जो स्क्रिप्ट मैं राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आया था, उसमें बूढ़ी औरत का किरदार निभाने के बारे में उसने कहा ये मेरी इमेज को खराब कर देगा, और अगले दिन वो गई और मुझे बताया बगैर मदर इंडिया साइन कर ली। आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? पत्रकार सुरेश कोहली के मुताबिक जिस समय राज कपूर ने उनसे ये बात कही, नरगिस को उनकी जिंदगी से गए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये कल की बात हो। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने नरगिस पर और भी कई आरोप लगाए। वो चुपचाप कोल्हापुर चली गई, जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। जब मैंने ये बात उसके सामने रखी तो बोली कि मुझे पता नहीं था कि कहानी क्या है। वाह, पिक्चर का नाम मदर इंडिया है और उसे पता नहीं था। राज कपूर यहीं नहीं रुके। इसी इंटरव्यू में किसी दिलजले आशिक की तरह वो एक जुड़ी हुई चिट्ठी निकाल लाए। ये चिट्ठी कई टुकड़ों को जोड़कर चिपकाई गई थी। ये चिट्ठी दिखाकर वो पत्रकार सुरेश कोहली से बोले, दुनिया कहती है मैंने नरगिस को नाउम्मीद किया। ये तो वो थी जिसने मुझे धोखा दिया। साहब, इसने वो किया था। हमें एक पार्टी के लिए बाहर जाना था। हम लोगों को देर हो गई थी। मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक कागज था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था। वो बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने चिट्ठी फाड़ दी और वापस चली गई। जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने कहा रुमाल भूल गया हूं और वापस गया।
नौकरानी ने तब तक सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। मैंने वो रद्दी कागजों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अगले दिन मैंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा कि वो एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था। उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये उसकी ओर से धोखेबाजी की पहली हरकत थी। मैंने इस वाक्य को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा। जमुना मैं समझूंगा। नहीं सुंदर नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। टेलीफोन। आई एम सो सॉरी मिसेस मेरा। हाँ वो अभी आए ना। हाँ हम निकल रहे हैं अभी। जी हाँ। मैं रुमाल भूला, मैं अभी आता हूँ। एक बार जान लो किसने लिखा है। एक बार ये खत किसने लिखा है। जिस तरह नरगिस से मुलाकात का सीन उन्होंने अपनी फिल्म बॉबी में दिखाया था, उसी तरह असल जिंदगी में ये चिट्ठी का गम जो उनको लगा था, वो अचानक से कई सालों बाद फिल्म संगम में पर्दे पे नजर आया। वो दिन था 1 मार्च 1957 का दिन। नरगिस की फेमस मूवी मदर इंडिया की शूटिंग पे ये आग का सीक्वेंस तकरीबन एक हफ्ते से चल रहा था। नरगिस की डुप्लीकेट जो स्टंट कर रही थी वो भी इस इंसिडेंट में काफ़ी घायल हो गई, जिसके बाद नरगिस ने खुद फैसला किया कि वो ये सीन करेंगी। लेकिन सारी सेफ्टी का इंतज़ाम होने के बावजूद हवा के तेज़ होने की वजह से नरगिस खुद इन आग के चारों तरफ और वो नरगिस बीच में फंस चुकी थी। नरगिस को बचाने के लिए सुनील दत्त इस आग में कूद गए और नरगिस को तो बचा लिया मगर खुद बहुत ज़्यादा घायल हो गए। मगर खैर यहीं से उनकी एक खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई। राज कपूर बहुत ज़्यादा कद के नहीं थे, उनकी हाइट सिर्फ 5'7" थी और नरगिस कभी भी उनके साथ हील्स वाले जूते नहीं पहना करती थी। लेकिन जब सुनील दत्त से उनकी मुलाकातें स्टार्ट हुई तो नरगिस बहुत ज़्यादा हील्स पहनने लगी। राज कपूर को ये सदमा बहुत ज़्यादा लगा, जिसके बाद उन्होंने एक दफ़ा सिमी गरिवाल से ये कहा। पता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऊंचे कद का शख्स आ गया है। मुझसे मिलने आई थी और हील में। मैं उसकी ऊंची हील को 20 मिनट तक घूरता रहा और फिर वो चली गई। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा, कोल्हापुर से नरगिस का ड्राइवर आया और बोला बेबी ने अपने सैंडल मंगवाए हैं। मैंने कहा ले जाएं। ड्राइवर फिर आया, इस बार हारमोनियम के लिए। तब मुझे समझ आ गया कि सब खत्म हो चुका है। ऊंची एड़ी की सैंडल, बाजा और सुनील दत्त 6 फीट लंबे थे। इस दौरान राज कपूर नरगिस से मिलने की बहुत लगातार कोशिश कर रहे थे। जुलाई 1957 नरगिस अपनी फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते वक्त बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में वो गई थी और वहां पे राज कपूर भी पहुंच गए थे। 6 जुलाई 1957 को काफ़ी अरसे बाद नरगिस और राज कपूर की दोबारा मुलाकात हुई। राज कपूर ने नरगिस को मनाने की बहुत कोशिश की और कहा कि वो मेरे साथ वापस चले, लेकिन नरगिस ने राज कपूर को साफ साफ इनकार कर दिया और ये हिदायत दी कि वो भी अपनी बीवी और बच्चों के पास लौट जाए। और जब डिनर के बाद नरगिस वहां से जाने लगे तब राज कपूर ने उनसे कहा कि ये साथ में हमारा आखिरी डिनर था।
अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एक दिन इसी तरह हमने यहाँ चाय पी थी, कुछ वादे किए, एक सपना भी देखा। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। और फिर 7 जुलाई 1957 को जब नरगिस वापस लौटने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी तो नम आंखों के साथ राज कपूर उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। इस घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने सुनील दत्त को एक खत लिखा। राज कपूर बहुत चुप थे और मैं भी। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बुरा लग रहा होगा। मैं भी बहुत तनाव में थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और हमने हाथ मिलाए। उन्होंने मुझे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। मैं फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा कि काफी समय तक वो मुझे देखकर हाथ हिलाते रहे। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बिना हंगामे के हो गया। इस इंसिडेंट के कुल 11 महीने के बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने आपस में शादी कर ली और जिस फैमिली का ख्वाब नरगिस ने हमेशा से देखा था वो मिसेस दत्त बनकर उनका पूरा हो गया। जब राज कपूर को नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर पहुंची तो उनके बिहेवियर से ये साफ जाहिर हो गया कि वो नरगिस को कभी भूल ही नहीं सके। राइटर मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर को जब ये पता चला तो जैसे वो बर्बाद ही हो गए। वो बेतहाशा जोर जोर से रोने लगी अपने दोस्तों के सामने, यहाँ तक कि उन्होंने अपना हाथ अपनी सिगरेट से जला के ये जानने की कोशिश की कि वो ये सब सच में हो रहा है या वो एक ख्वाब देख रहे हैं। जर्नलिस्ट बनी रुबेन की बायोग्राफी में जिसमें उन्होंने राज कपूर के बारे में बताया, उसमें कृष्णा राज कपूर उस बुरे वक्त को याद करते हुए कहती हैं कि हर रात के बाद अगली रात को वो पी कर आते रहे। वो आते और नशे में धुत होकर बाथटब में ढेर हो जाते और बुरी तरह रोते रात दर रात। आपको लगता है कि मुझे लगा होगा कि वो मेरे लिए रोते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वो उसके लिए रोते थे। इस वाक़ये के चंद सालों बाद कृष्णा राज कपूर और नरगिस दत्त की मुलाकात हुई एक पार्टी में और इस पार्टी में नरगिस कृष्णा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बनी रुपेन की किताब के मुताबिक कृष्णा ने जवाब दिया। नरगिस खुद इन सब बातों के साथ मेरे सामने आई। कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें कितना रंज है, उन सारी तकलीफों और बेइज्जती के लिए जो मुझे उनकी वजह से झेलनी पड़ी, उसके लिए अब उन्हें कितना खेद है। मैंने उन्हें बीच में ही रोका और कहा, भगवान के लिए अब इसके बारे में और कुछ न बोले। अब सब खत्म हो चुका है और इसके लिए रंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके साथ ना होता तो किसी और के साथ होता। 3 मई 1981 को नरगिस दत्त नहीं रही। उनके आखिरी सफर में उनको लास्ट विशेस देने के लिए राज कपूर भी वहीं थे। द कपूर्स के मुताबिक इस आखिरी सफर में राज कपूर के साथ रश्मि शंकर भी गई थी। वहाँ पे हर कोई राज कपूर से कह रहा था कि आप आगे की तरफ चले जाए, मगर वो पीछे ही खड़े रहे। वो आगे नहीं गए और कहने लगे, यहीं से तो गुजरेंगे। फिर कहने लगे, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उन्होंने अपना काला चश्मा लगा रखा था और वो भीड़ का हिस्सा ही बने रहे। वो बेहद जज्बाती पल थे। राज कपूर और नरगिस की ये कहानी नरगिस की डेथ के साथ ही ख़त्म हो गई। नरगिस के गुजरने के बाद कुछ सालों बाद राज कपूर की भी डेथ हो गई और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर ग्रीन स्टोरी। आज भी ये लव स्टोरी इंडिया की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक है। अगर आपको ये लव स्टोरी सुन के अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसी और भी स्टोरीज सुनना, तो जल्दी से मेरे चैनल टी टाइम को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। फिर मिलेंगे। टेक केयर।